मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आपके भी ये प्रश्न है कि पेपर आने वाले हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोविड की वजह से पिछले 3 सेमेस्टर हमारे ऑनलाइन मोड में गए हैं और इस बार की परीक्षाएं हमारी ऑनलाइन मोड से नहीं ऑफलाइन मोड से होने जा रही हैं। पिछले जितने सालों के क्वेश्चन पेपर हमें उपलब्ध हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई है वे इन लेक्चर्स को अच्छे से सुन लें, रिवाइज कर लें, और जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल परीक्षाओं के दिनों में ही पढ़ने पर विश्वास रखते हैं। ऐसा ही है ना? तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड से पेपर देना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आरंभ करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहना है, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि 80 to 90% प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं। 10-20% तो देखिए स्टूडेंट रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर चेक करें। अभी तक जितना सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के क्वेश्चन पेपर को। और ये सिलेबस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज में सेम सिलेबस के साथ लगा हुआ है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो एक बार आप सिलेबस चेक करके इस क्वेश्चन पेपर की भी प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन पेपर हमें 80 मार्क्स का आने वाला है। 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। सबसे पहला प्रश्न हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, और आप जानते हैं स्टूडेंट्स इसमें चॉइस नहीं होती है, पर भले ही इसमें चॉइस नहीं है पर इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। बहुत ही ध्यान से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है ताकि हमारे कहीं पर भी मार्क्स ना कटें। पहला प्रश्न है, भास के रामायण पर आधारित नाटकों के नाम लिखिए। अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक। अगला प्रश्न है, चारुदत्तम नाटक में मुक्तावली किसको किसने दी। सबसे पहले मुक्तावली चारुदत्त की पत्नी ब्राह्मणी के द्वारा विदूषक को दी गई, विदूषक के द्वारा चारुदत्त को दी गई और चारुदत्त के द्वारा विदूषक के हाथों वसंत सेना को दी गई। अगला प्रश्न है, मदनिका के चरित्र की 2 विशेषताएं बताएं। मदनिका व्यवहार कुशल है, ईमानदार है, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है। तो इस प्रकार आप मदनिका की विशेषताओं को बताएंगे। अगला प्रश्न है, चारुदत्तम नाटक में सज्जलक के चरित्र की 2 विशेषताएं बताएं। सज्जलक बुद्धिमान व्यक्ति है, लोभ ना करने वाला व्यक्ति है, मन की स्थितियों को जानने वाला है और कृतज्ञता प्रकट करने वाला है। तो इस प्रकार आप इसकी विशेषताओं को यहाँ बताएंगे। अगला प्रश्न है, निजंत का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। निजंत का अर्थ होता है प्रेरणा देना। जब कोई कार्यकर्ता स्वयं ना करके दूसरों से करवाता है उसे निजंत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे पठ धातु जिसका अर्थ है पढ़ना, और जब इसमें निजंत प्रत्यय जोड़ते हैं ये बनता है पाठयति, तो इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, क्या बनता है, पढ़वाता है। यानी कर्ता खुद कार्य नहीं कर रहा, दूसरों से करवा रहा है, पढ़वाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में सन्नंत रूप लिखिए।
क्या बनेगा? पी पठिष्यति। और सन्नत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इच्छा अर्थ में। अगला प्रश्न है भ्रातृ समास का विग्रह करें व समास का नाम लिखें। भ्राता च, भ्राता च, इस प्रकार भी बना सकते हैं, या फिर भ्राता च भगिनी च, इस प्रकार भी बनाया जा सकता है। समास का नाम जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होती है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है अनुवाद करते समय किन्हीं दो नियमों का उल्लेख करें। विभक्ति संबंधी जितने भी आपने नियम याद करें उनमें से केवल दो नियमों का उल्लेख करने के लिए कहा गया है। तो बहुत सरल से सरल नियम लिखिए यहाँ पर, जैसे नमः, नमस्कार, और इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण लिखिए, ओम नमः शिवाय, गुरुवे नमः। दूसरा नियम देखते हैं, अभित, परित, सर्वतः, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विद्यालय के दोनों ओर, विद्यालयम, अभित, वृक्ष हैं, वृक्षाः सन्ति। तो इस प्रकार आप अनेक प्रकार से इसके नियम लिखकर आंसर दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का काम करना है। लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं दो श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या कही है। और देखिए सबसे पहले कि किस प्रकार हम श्लोक को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम आएगा, और उसके बाद अवतरण, एक पंक्ति में बताएं कि श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है। उसके बाद श्लोक का आप सामान्य अर्थ लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करने का कार्य व्याख्या भाग में होगा। और उसके पश्चात व्याकरण और विशेष संबंधित अंशों को जोड़ा जा सकता है, पर कंपल्शन नहीं है। तो इस तरीके से आपको श्लोक अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला श्लोक देखते हैं। और हम जानते हैं चारुदत्तम नाटक के हमारे पास कितने अंक है? टोटल 4 अंक हैं। पहले 2 अंक थर्ड सेमेस्टर में है और आखिरी 2 अंक हमारे पास फोर्थ सेमेस्टर में है। तो ये पहला श्लोक हमारा तीसरे अंक का छठा श्लोक है। कामम नीचमिदं वदन्तु विविबुधाः सुप्तेषु यद्वर्तते विश्वस्तेषु हि वञ्चना परिभव शौर्यं न कार्कश्यता स्वाधीना वंचनीयतामपि तु वरं बद्धो न सेवांजलि मार्गशैच नरेंद्र सौप्तिक वधे पूर्व कृतो द्रोणिना। तो यहाँ देखते हैं ये श्लोक कौन किसको कह रहा है। यहाँ पर सज्जलक जब चारुदत्त के घर सेंध लगाकर प्रवेश कर जाता है तब उसके पश्चात उसकी मनोस्थिति क्या है, तो यहाँ पर हम जानेंगे। कामम नीचम इदम वदन्तु विबुधाः सुप्तेषु यद वर्तते, लोगों के सो जाने पर ये चोरी इत्यादि जो कार्य किया जाता है, विबुधा विद्वानों के द्वारा, भले ही यह कार्य कैसा है? नीच है। क्योंकि विश्वस्तेषु ही, विश्वस्त हुए लोगों को, वंचना माने छल कपट के द्वारा, परिभव अपमानित करना, ठगना, क्या है? शौर्यम ना, शूरता नहीं है, वीरता नहीं है, बल्कि कार्कशयता अपितु क्रूरता है। कि छल कपट के द्वारा लोगों के सोए जाने पर उनके घर में चोरी इत्यादि का कार्य करना कोई वीरता का काम नहीं है। अब एक तरफ सजलक का हृदय कह रहा है कि जो मैं चोरी इत्यादि कार्य कर रहा हूँ वो सही नहीं है, परंतु दूसरी तरफ उसके मन की स्थिति बदल जाती है और फिर वह इस कार्य को क्या कहता है? स्वाधीन वचनीय तापी, जो निंदनीय है, यानी चोरी इत्यादि का जो कार्य है, वरम श्रेष्ठ है। बद्धो ना सेवांजलि, ना कि पराधीन होकर सेवा वृत्ति करना, अर्थात दूसरों के आगे हाथ जोड़कर कार्य करना। और इस मार्ग की तुलना किसके साथ की गई है? मार्गशैच नरेंद्र सौप्तिक वधे पूर्वम। आगे सजलक कह रहे हैं कि प्राचीन काल में यही मार्ग नरेंद्र सौप्तिक वधे, सोए हुए राजाओं के पुत्रों को मारने के लिए, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने के लिए किसने अपनाया था? द्रोणिना, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा यह मार्ग अपनाया गया था। तो यहाँ हम देख रहे हैं
कि सज्जलक एक अच्छे कुल से संबंधित है, परंतु प्रेम के कारण वह धन उपार्जन के लिए गलत मार्ग का चयन करता है। परंतु फिर भी हम बार बार देखेंगे इन श्लोकों में कि उसकी मन की वृत्ति एक तरफ हमें अच्छी दिखाई देती है और दूसरी तरफ वह अपने ही कार्य को कभी निम्न भी कहता है और कभी अपने कार्य को श्रेष्ठ भी कहता है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। मार्जारः प्लवने वृकोपसारणे शयनो गृहालोकने निद्रा सुप्त मनुष्य वीर्य तुलने संसर्पणे पनगः मायावर्ण शरीर भेद करणे वाग देश भाषांतरे दोषो रात्रिषु संकटे च तिमिरम वायु स्थले नौर्जले। और ये श्लोक तीसरे अंक का 11वां श्लोक है। तो यहाँ पर सज्जलक अपनी भागने, दौड़ने, देखने आदि अनेक प्रकार की कलाओं की निपुणता को बताते हुए कहता है कि अब सज्जलक यहाँ कह रहे हैं कि मार्जार प्लवने, कि मैं कूदने में कैसा हूं। मार्जार माने बिलाव की तरह, प्लवने माने कूदने में, कि मैं कूदने में बिलाव की तरह हूं। वृको अपसरणे, और भागने में, दौड़ने में कैसा हूं। वृक यानी भेड़िए की भांति हूं, गीदड़ की भांति हूं। शयनो गृहालोकने, और घर को देखने में, शयनो माने बाज, कि बाज की तरह हूं, जिस प्रकार बाज बहुत दूर तक की वस्तु को आसानी से देख लेता है। निद्रा सुप्त मनुष्य वीर्य तुलने, और एक सोते हुए मनुष्य में कितना बल है उसे नापने में मैं कैसा हूं। नींद हूं, नींद के समान हूं। संसर्पणे पनगः, संसर्पणे माने रेंगने में कैसा हूं। सांप की तरह हूं। माया वर्ण शरीर भेद करने, वर्ण का तात्पर्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, तथा शरीर भेद करने तथा शरीरों के भेद को जानने में मैं कैसा हूं। माया के समान हूं। वाग देश भाषांतरे, और देश देशांतरों की भाषाओं के संबंध में मैं वाग हूं, वाणी हूं, सरस्वती हूं। दीपो रात्रिषु, और रात्रियों में दीपक के समान हूं। संकटे च तिमिरम, और संकट में तिमिर हूं, अंधकार हूं। वायु स्थले, और भूमि पर वायु हूं। नौर जले, और जल में नौका हूं। तो इस प्रकार यहाँ सज्जलक अपनी ही अनेक प्रकार की कलाओं की निपुणता को बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। अज्ञानाद या मया पूर्वम शाखा पत्रई वियोजिता छायार्थी ग्रीष्म संतप्तस्तामेव पुनराश्रितः। और ये श्लोक चौथे अंक का 5वां श्लोक है। यहाँ सज्जलक को चारुदत्त के घर से चुराए गए आभूषणों की जब वास्तविकता का पता चलता है तो तब उसकी मन की स्थिति क्या होती है। तो यहाँ पर उसकी मनोस्थिति को बताया गया है। सज्जलक कहता है कि अज्ञानाद या मया पूर्वम शाखा पत्रई वियोजिता, कि अज्ञानता के कारण मेरे द्वारा जिस शाखा को पत्रैर वियोजिता, पत्तों से रहित कर दिया गया था। ग्रीष्म संतप्तस्तामेव, ग्रीष्म ऋतु से तपे होने पर, छायार्थी छाया के इच्छुक मेरे द्वारा, पुनराश्रिता फिर से उसी शाखा का सहारा लिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि सज्जलक मदनिका को वैश्यवृत्ति से हटाने के लिए तथा उसका मोल चुकाने के लिए चारुदत्त के घर से स्वर्णाभूषण चुरा कर लाता है। और जिसके आभूषण चुरा कर लाता है वह आभूषण किसके होते हैं। मदनिका के स्वामिनी के होते हैं। और वह इस बात से अपरिचित होता है। जब उसे वास्तविकता का पता चलता है तो वह अपनी स्थिति ऐसे बताता है कि जिस प्रकार मैंने उस शाखा को पहले से ही काट दिया और बाद में पता चला कि उस शाखा का मुझे फिर से सहारा लेना होगा। आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न देखते हैं। चारुदत्तम नाटक के तृतीय अंक का सार अथवा उत्तम नाटक के आधार पर चारुदत्त के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालें। और ये कार्य आपके पास 6 मार्क्स का है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ आपके पास
सिलेबस में तीसरा और चौथा ही अंक है, तो दोनों अंकों की कहानी को इतने अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कहानी को जब आप याद कर लेंगे तो पात्रों से भी परिचित हो जाएंगे। और उसके बाद जब श्लोक और सुक्ति संबंधित कार्य आपसे पूछा जाएगा तो वह भी आपके लिए आसान हो जाएगा। पर कब? जब आपको कहानी अच्छे से याद होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके पश्चात चॉइस में हमारे पास चारुदत्त के चरित्र चित्रण संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो चारुदत्त के चरित्र में जो भी विशेषताएं हैं उसे यहाँ आप हेडिंग डालकर बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद प्रश्न है चारुदत्त नाटक की भाषा शैली का वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। अब नाटक में किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, उसमें किस प्रकार के छंद अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है। और इसके साथ चॉइस में चारुदत्तम नाटक का कथा सार लिखने को कहा है। और अब देखिए कथा सार का तात्पर्य 1 से लेके 4 अंक तक की जो टोटल कहानी है उसे आपने शॉर्ट में बताना है। और कितने नंबर के हिसाब से बताना है? 8 नंबर के हिसाब से बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है आधुनिक युग में चारुदत्त नाटक की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। तो आप ये यहाँ बताएंगे कि क्या यह नाटक वर्तमान में प्रासंगिक है। इसका नामकरण नायक के नाम पर किया गया है और मुख्य नायक के रूप में यहाँ कौन है? चारुदत्त है। तो यहाँ पर मुख्य नायक चारुदत्त के चरित्र की ओर यदि हम देखें तो हमें ऐसी विशेषताएं दिखती हैं जो उस समय की और तत्कालीन समाज की स्थितियों को देखने पर हमें नाटक प्रासंगिक प्रतीत होता है, परंतु कई पक्षों में प्रासंगिक प्रतीत भी नहीं होता है। जैसे वसंत सेना जो एक गणिका पात्र है, उस गणिका पात्र के प्रति चारुदत्त का प्रेम यह समाज के लिए सही नहीं है। तो ऐसे कई पक्षों पर आप नाटक की प्रासंगिकता पर विचार कर सकते हैं। और इसके साथ चॉइस में हमारे पास वसंत सेना का चरित्र चित्रण संबंधित प्रश्न पूछा गया और ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। अगला प्रश्न देखते, 4 धातुओं के लट लकार में निजंत रूप लिखने हैं। भू प्लस निच भावयति, पट प्लस निच पाठयति, धा प्लस निच प्रत्यय दापयति, धा प्लस निच स्थापयति, गम प्लस निच गमयति, हन प्लस निच घातयति, श्रु प्लस निच श्रावयति, लिख प्लस निच लेखयति। और एक रूप शुद्ध करने पर आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कार्य आपके पास 8 मार्क का है। तो बहुत ध्यान से करना है। और व्याकरण संबंधित जितना भी कार्य आपको दिया गया है अगर वो आपको एक्स्ट्रा आता है तो आप जरूर करके आए। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है कि 2 धातुओं की लट लकार में सन्नंत रूप लिखने हैं। अब देखिए 2 धातुएं कही हैं और एक धातु सही करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। तो देखिए मार्क्स लेने कितने आसान है। क्री में सन प्रत्यय जोड़ा चिकीर्षति, लिख में सन प्रत्यय जोड़ा ली लेखिषति, पठ में सन प्रत्यय जोड़ा पी पठिषति, श्रु में सन प्रत्यय जोड़ा शुश्रूषते। अगला प्रश्न है बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास की उदाहरण परिभाषा लिखिए। बहुव्रीहि समास कहाँ होता है? जहां पर अन्य पद की प्रधानता होती है वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे जितेंद्रिय, जीत ली गई हैं इंद्रियां जिसके द्वारा, जितानी इंद्राणी येन स, पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य स, पीले वस्त्र धारण किए हैं जिसने। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा, जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां पे द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पित्रो, माता च पिता च, धर्म अर्थौ, धर्म च अर्थ च। तो अनेक प्रकार से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगला प्रश्न है किन्हीं 4 का विग्रह करके समास का नाम बताइए। कंठे कालः, कंठ में है काल जिसके, कंठे कालः यस्य स, कौन सा समास है? बहुव्रीहि। पित्रौ, माता च पिता च, कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। चंद्रमौली, चंद्रम मौल्याम यस्य सः, बहुव्रीहि समास है यहाँ। पीताम्बरः, पीतम अंबरम यस्य स, पीले वस्त्र धारण किए हैं जिसने, कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ अन्य पद की प्रधानता है तो बहुव्रीहि समास है। सीता रामो, बहुत ही सरल पूछा गया है।
सीता च रामः च। कंदमूल फलानि, कंदम च मूलम च फलम च। यहाँ सीताराम और कंदमूल फलानी दोनों में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। दशाननः, 10 मुख वाला है जो। दश आननानि यस्य स, 10 मुख हैं जिसके। कौन है वो? रावण। बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। चक्रपाणि, चक्रम पाणहु यस्य स, चक्र है हाथ में जिसके। कौन है? भगवान विष्णु। बहुव्रीहि समास है यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार आपने समास का विग्रह करना है और समास का नाम भी बताना है। और 8 आपको दिए गए हैं समस्त पद और आपको 4 करने हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा आते हैं तो आप जरूर एक्स्ट्रा करके आए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं कि इन 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 8 वाक्य दिए गए हैं, 4 वाक्य आपको करने हैं और हर एक वाक्य 2 नंबर का है। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परम धर्म अस्ति। अगला है संस्कृत भाषा देव भाषा है। संस्कृत भाषा देव भाषा अस्ति। अगला है अब शोर मत करो। अधुना, शोर को क्या कहते हैं? कोलाहल। तृतीय विभक्ति लगाइए, कोलाहलीन। मत करो में अलम का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। अगला वाक्य है हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालयात गंगा प्रभवती। निकलना, उत्पन्न होना, तो वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। ये विभक्ति आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई जा रही है, आपने पेपर में नहीं लिखना कि इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वाक्य शिव को नमस्कार। नमः शिवाय। बचपन से ये मंत्र बोल रहे हैं फ्रेंड्स, लीजिए अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत बार पेपर में रिपीट होता रहता है। नमः शिवाय लिख दीजिए, शिवाय नमः लिख दीजिए, एक ही बात है। अगला वाक्य शिशु माता को याद करता है। शिशु, बालक भी लगा सकते हैं। बालक माता को याद करता है। याद करने में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मातुः स्मरति। अगला वाक्य महाविद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। महाविद्यालयम, दोनों ओर की अभितः, और इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। महाविद्यालयम अभित वृक्ष हैं। वृक्षों की संख्या ज्यादा तो बहुवचन लगाइए, वृक्षाः सन्ति। लास्ट वाक्य है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगाओ, क्या बनेगा? वृक्षात। पत्तों की संख्या क्या है? ज्यादा, क्या बनाओगे? पत्रम पत्रे पत्राणि। पत्राणि पतंती। तो इस प्रकार आपको अनुवाद का कार्य करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और ग्रामर का जितना भी काम दिया गया है अगर वो आपको चॉइस के अलावा भी आता है तो आप जरूर करके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपके डाउट्स को दूर किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। आज की कक्षा में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और आने वाले लेक्चर में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी जरूर बने रहें। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।